जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ प्रविधियों के बारे में अध्ययन कराया था और आज जो इस प्रविधि पे हम लोग चर्चा करेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रविधि है जिसका नाम है प्रयोगात्मक प्रविधि। ठीक है, इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक कहते हैं। जिस शिक्षण में प्रयोग के माध्यम से सिखाया जाता हो वह शिक्षण प्रयोगात्मक प्रविधि कहलाता है। और प्रयोगात्मक प्रविधि का प्रयोग हम वैज्ञानिकता एवं तार्किकता के लिए करते हैं और इसके द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है वो काफ़ी दिनों तक अस्थायी होता है, क्योंकि ये ज्ञानेंद्रियों पर या ज्ञानेंद्रियों की सहायता से जब सीखते हैं ना तो इसका ज्ञान जो होता है वो काफ़ी अस्थायी माना जाता है। तो प्रयोग द्वारा शिक्षण करने से छात्र सक्रिय तथा एकाग्र रहते हैं। वो स्वयं करके सीखने पर या करके सीखने का अवसर होने से अधिगम काफ़ी अस्थायी होता है। इस विधि में बालक समस्त जो इंद्रियां होती हैं वो सक्रिय रहती हैं। इसलिए क्योंकि आप देखेंगे तो जो हमारी इंद्रियां हैं जितना ज़्यादा सक्रिय रहेंगी उतना ज़्यादा बच्चा सीख पाएगा। और क्योंकि हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्वयं से सीखने का अवसर दे रहे हैं, तो जहाँ पर बच्चों को स्वयं से कुछ भी करने के लिए अवसर दिया जाएगा वो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। ठीक है, इसलिए इस विधि में समस्त जो इंद्रियां होती हैं वो सक्रिय रहती है, इसलिए सीखना सरल व सहज हो जाता है। ठीक है, तो कुछ विषय ऐसे भी होते हैं कि प्रयोगात्मक प्रविधि का प्रयोग किए बिना वो जो शिक्षण होता है वो अधूरा माना जाता है। जैसे आप देखेंगे कि भौतिक विज्ञान विषय है, अगर उसमें प्रयोग करके ना सिखाया जाए बच्चों को तो उतने अच्छे तरीके से समझ में नहीं आती है। इसीलिए आप देखे होंगे कि भौतिक विज्ञान के लिए बाकायदे एक प्रयोगशाला होती है। बच्चों को हम प्रयोगशाला में ले जाते हैं और तमाम निर्देश दे करके उनको वहाँ पर सिखाने और बताने का प्रयास करते हैं और बच्चे स्वयं सक्रिय होकर के क्या करते हैं, अपने से वो प्रयोग करते हैं। जैसे उसमें आप देखे होंगे तो तमाम प्रकार की बैटरियां रखी रहती हैं जिसमें उनको जोड़ना रहता है, उस आधार पे वो जोड़ते हैं। फिर आकर के घरों में भी आप देखे होंगे कि जो टॉर्च रहता है उसमें जो सेल लगा रहता है, सेल को आप देखेंगे कि ऊपरी हिस्सा उनका निकाल करके तार छोटे छोटे ले करके उसको प्लस माइनस जोड़ करके जो मार्केट में आजकल 3 रुपये 5 रुपये का बल्ब आता है उसको लगा करके जोड़ करके वो लाइट जलाते हैं। उन्होंने वहाँ पर सीखा, उसका व्यवहारिक जीवन में वो प्रयोग कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से आप देखिए कि रसायन विज्ञान विषयों में भी ये काफ़ी उपयोगी होता है प्रयोगशाला जो प्रविधि है। तो बच्चों को वहाँ भी लैब में ले जाते हैं, तमाम प्रकार के केमिकल होते हैं, उससे संबंधित इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो उसको भी सावधानी पूर्वक उनको बताया जाता है। तो जब बताया जाता है बच्चों को तो ध्यानपूर्वक सुन करके उसका प्रयोग करना जानते हैं। वो छोटे छोटे उसमें देखे होंगे कि भार रहते हैं जिनको केमिकलों को नाप करके तौल करके फिर वो प्रयोग करते हैं। तो बहुत आप देखेंगे तो उसमें अम्लीय क्षारीय ये सारी चीज़ें आती हैं ना, तो उसका भी एक लैब है जो कि प्रयोग के द्वारा ही अधिकांशतः आप देखेंगे सिखाई जाती है। उसी तरीके से जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान ना, मानव विज्ञान, ये सारी चीज़ों साइंस के खास करके जितने भी विषय हैं उसमें प्रयोग प्रविधि का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। अच्छा, आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो जब प्रयोगात्मक प्रविधि का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर बच्चे के निरीक्षण करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाता है। उसके साथ साथ बच्चे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, तार्किक क्षमता का विकास होता है, जिसकी सहायता से बच्चा छोटी छोटी समस्याओं का या कह सकते हैं समस्याओं का समाधान करने की क्षमता का विकास उस बच्चे के अंदर होने लगता है। तो इसीलिए ये वैज्ञानिक विधि या प्रविधि मानी जाती है जिससे बच्चे का इंद्रिय या कह सकते हैं कि इंद्रियों का ज़्यादा से ज़्यादा सक्रियता रहती है। और जहाँ पर इंद्रियां बच्चे की ज़्यादा सक्रिय होंगी वहाँ उसका अधिगम काफ़ी अस्थायी होता है। तो अधिगम का मतलब ये होता है जो आपके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन ला दे, जो कि आपके अभ्यास के द्वारा होता है और कह सकते हैं कि जिसके द्वारा आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, वही क्या है, प्रयोगात्मक प्रविधि है। ठीक है, तो
अब प्यारे बच्चों देख लेते हैं कि प्रयोगात्मक प्रविधि की विशेषताएं क्या होती हैं। तो मुख्यतः आप देखेंगे तो कुछ विशेषताएं आपको देखने को मिलती हैं, जिसमें यह है कि समस्या समाधान की ये उत्तम प्रविधि मानी जाती है। क्या है? समस्या समाधान की प्रविधि है। बच्चा जब यहाँ पर जाता है ना तो कुछ न कुछ समस्याओं को समाधान करता है, तो ये भी कहीं ना कहीं पाया जाता है बच्चों में, और इसमें समस्या का समाधान प्रयोग के आधार पर किया जाता है। तो जो भी समस्या का समाधान करेगा वो किसके द्वारा करेगा? प्रयोग के आधार पर करेगा। जैसे आप देखेंगे कि कुछ बच्चा हाई स्कूल में है, इंटर में है, या किसी भी लेवल पे है, अगर मैं बात करूं तो बच्चे के सामने एक ऐसी समस्या रखी जाती है और समस्या का समाधान वो स्वयं प्रयोग करके करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही उत्तम प्रविधि मानी जाती है। आप बच्चों के सामने छोटी छोटी समस्याएं रखिए और जिसका वो स्वयं प्रयोग करके उस समस्या का समाधान करे। ठीक है, उसके पश्चात है उच्च कक्षाओं में इसका शैक्षिक महत्व बढ़ जाता है। उच्च कक्षाओं में आप देखेंगे तो इसका जो शैक्षिक महत्व है वो काफ़ी बढ़ जाता है। जैसे हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, आप देखेंगे जो बीएससी कर रहे हैं बच्चे उनमें बढ़ जाता है, एमएससी पे और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रयोग के द्वारा ज़्यादातर सिखाई जाती है। ठीक है, तो उस पर ज़्यादा बल दिया जाता है। छात्रों को विषय संबंधी नियमों एवं तथ्यों की जांच करने का अवसर दिया जाता है। तो आप देखेंगे कि किताबों में बहुत सारे नियम सिद्धांत, जैसे भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में बहुत सारे नियम सिद्धांत तथ्य दिए जाते हैं और उनको क्या करना रहता है? सिद्ध करना रहता है। तो आप देखेंगे कौन भी नियमों और सिद्धांतों को पढ़ करके और उसी के अनुसार वो कार्य करते हैं, तो कार्य करके लास्ट में परिणाम या निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। मतलब सिद्ध कर रहे हैं कि जो दिया गया है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, जैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत हो गया, बल हो गया ना, गुरुत्वाकर्षण हो गया, कोई भी टॉपिक ले लीजिए जिसपे वो प्रूव करते हैं, सिद्ध करते हैं कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है, तो उनको जांच करने का भी अवसर दिया जाता है। ठीक, उसके पश्चात है कि छात्रों में निरीक्षण शक्ति तथा तर्क शक्ति का विकास होता है। बच्चे निरीक्षण भी कर लेते हैं, ऑब्जर्व करने की भी क्षमता उनमें आती है। अच्छा, कहाँ पर हमने कमी किया या कहाँ पर गलती कर रहे हैं उसको भी निरीक्षण के द्वारा वो पता करते हैं। तर्क करते हैं, लॉजिकल मतलब सोच रखते हैं, वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं वो। तो ये भी चीज़ें बढ़ती हैं प्रयोगात्मक में। उसके पश्चात है छात्रों में उपकरणों को सावधानी से उपयोग करने की क्षमता का भी विकास होता है। तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे, जैसे हमने बताया भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान में तमाम उपकरण होते हैं, तो उन उपकरणों को जब प्रयोगशाला में जाते हैं ना तो सावधानी से उनका उपयोग करना भी उनको आता है। अब जैसे परखनली ही है, अगर कोई बच्चा नहीं गया है प्रयोगशाला में, लैब में नहीं गया है, तो वो कभी प्रयोग ही नहीं किया है, तो क्या उस परखनली को क्या उस स्टैंड में वो कस पाएगा? बहुत सारे बच्चों को आप देखेंगे जैसे लैब में कभी गए ही नहीं है, तो अगर कुछ भी केमिकल लेकर के टेस्ट ट्यूब लैम्प के सामने अगर जला रहे हैं तो आप सीधी रखनी चाहिए, लेकिन टेढ़ा रखते हैं। अब जल करके या जब ये रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, मान लीजिए H2SO4 डाल दिए और उसके साथ कोई केमिकल डाल दिए, जब वो जलेगा अभिक्रिया करेगा तो वो उसी की तरह क्या करेगा, वो बाहर निकलेगा अगर टेढ़ा रहेगा तो, इसलिए सीधा होना चाहिए। तो ये बहुत सारी सावधानियां बच्चों को लैब में बताई जाती हैं। इसी तरीके से जो मैं बात कर रहा था कि रसायन विज्ञान में आप देखेंगे छोटे छोटे भार होते हैं, वो भी एक उपकरण ही है जो कि केमिकल को अगर कितनी मात्रा में हमको लेना है वो भार नापना तोलना भी आपको आना चाहिए, तभी लेकर के आप सही रासायनिक अभिक्रिया करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें बच्चों को सावधानी से उपयोग करने की क्षमता भी यहाँ पे विकसित होती है। लेकिन अगर आप प्रयोग विधि का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्लासरूम में, जैसे मैं मौखिक रूप से बोल रहा हूँ, अगर मौखिक रूप से ही सिर्फ बोल दिया गया, बता दिया गया, तो बच्चों को उस उपकरण का ना प्रयोग करने आएगा और ना ही उसके बारे में जानकारी होगी कुछ। तो इसलिए जब प्रयोग विधि का प्रयोग किया जाता है तब बच्चों को सामग्री के बारे में पता भी रहता है और उसका किस तरीके से प्रयोग किया जाता है इसका भी जानकारी उनको हो जाता है। ठीक है, तो ये
प्यारे बच्चों विज्ञान विषयों के लिए काफ़ी उपयोगी माना जाता है प्रयोगात्मक प्रविधि। अब प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप नोट कर लें, फिर हम लोग आएंगे इसके गुण पे। ठीक है, इसको नोट करिए पहले। चलिए अब देखते हैं प्यारे बच्चों प्रयोगात्मक प्रविधि के गुण क्या हैं। मोटे मोटे अगर तौर पर देखें तो पहला गुण तो यही देखने को मिलता है कि प्रयोगात्मक प्रविधि में बच्चे काफ़ी सक्रिय रहते हैं। पहला गुण तो यही होता है। इसके द्वारा जो दूसरा गुण ये हो जाता है कि इसके द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है वो काफ़ी दिनों तक अस्थायी रहता है, क्योंकि बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, तो इसका ज्ञान भी काफ़ी अस्थायी होता है। ठीक है, दूसरा ये होता है कि बालक ज़्यादातर इसमें सक्रिय पाए जाते हैं। ठीक, अब उसके पश्चात देखते हैं कि छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना भी जागृत होती है, क्योंकि उसका क्या कर्तव्य है ये भी वो जान पाता है। यह विधि में छात्रों को निरीक्षण का अवसर मिलता है। ठीक है, निरीक्षण करने का भी अवसर ये विधि देता है। छात्र फल परिणाम की सत्यता की भी जांच करते हैं। छात्र जो है वो रिजल्ट क्या निकला, सत्य है, अच्छा है, इसकी भी कहीं ना कहीं जांच करने का अवसर उनको दिया जाता है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको कि इसमें जो नियम होते हैं उन्हें नियमों के अकॉर्डिंग ही चलना रहता है। क्योंकि किताबों में जैसे केमिस्ट्री की बात किया जाए, केमिस्ट्री में आप देखे होंगे कि बहुत सारे प्रयोग जो हुए हैं उस प्रयोग को किताबों में आपको दिया रहता है, और उसी के आधार पर लैब में प्रयोगशाला में जाके, लेबोरेटरी जिसको बोलते हैं, वहाँ पर जा करके आप उसी को सिद्ध करते हैं, पढ़ते हैं। पढ़ने के पश्चात जिस जिस प्रक्रिया के आधार पे वो चलता है कि पहले ये करना है, ये करना है, रासायनिक प्रक्रिया कराई जाती है ना, तो लास्ट में एक निष्कर्ष निकलता है जिसको हम कह रहे हैं परिणाम या फल। तो उसकी सत्यता की जांच कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही नहीं निकल पाया, ये जांच करने का अवसर बच्चों को मिलता है प्रयोगशाला में। ठीक है, तो ये चीज़ें भी होती हैं। फिर उसके बाद बालकों के ज्ञान अर्जित करने का ढंग करके सीखना होता है। जो इसमें ज्ञान अर्जित करते हैं वो क्या होता है, करके सीखना होता है, क्योंकि बच्चों को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, तो बच्चे ही करके सीखते हैं। बस उनको टीचर जो है ना यहाँ पर कह सकते हैं, जैसे प्रकृतिवाद आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें कहता है कि पर्दे के पीछे का रोल, तो बस टीचर जो है यहीं दूर से एक निर्देश दे करके वो देखता रहता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सावधानी पूर्वक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बस वो एक गाइडलाइंस दे करके बच्चे बस देखते हैं टीचर, बाकी पूरा का पूरा बच्चा ही करता है। ठीक है, तो करके सीखना होता है। इसमें बालक उपकरणों का प्रयोग करना सीख जाते हैं। जो हमने शुरुआत में ही बताया कि बच्चे यहाँ पर जो टूल्स जितने भी होंगे, चाहे आपका भौतिक विज्ञान हो, चाहे जीव विज्ञान हो ना, या फिर वनस्पति विज्ञान हो से संबंधित जितने भी टूल्स हैं, या फिर रसायन विज्ञान से आप देखेंगे ना, एक जो आता है सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए भी, तो उसका भी प्रयोग किस तरीके से करना है वो बच्चे जान पाते हैं। ठीक है, स्लाइड बनाना जानते हैं, वनस्पतियों का कटिंग करके किस तरह से ला करके करना जानते हैं। आप देखे होंगे मेढक, सांप, बिच्छू, ये सारी चीज़ों को जंतु विज्ञान के अंतर्गत भी देखे होंगे कि प्रयोग करना जानते हैं। चीड़ना फाड़ना सब बताया जाता है उनको। ठीक है, मेढक को तो चीड़ करके सील करके फिर छोड़ दिया जाता है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रयोग करके ही दिखाते हैं, तो उसमें बच्चे करके सीखते हैं। ठीक है, बालक उपकरणों का प्रयोग करना भी सीख जाता है, ये भी आप समझ ही गए। इस विधि से छात्रों को स्वयं सोचने का अवसर मिलता है, इससे इनकी तर्क शक्ति में वृद्धि होती है। जहाँ पर बच्चों के सामने समस्याएं रखी जाएंगी तो समस्या का समाधान करने के लिए बच्चा सोचेगा, और सोचेगा तो तर्क वितर्क चिंतन करेगा ही। तो ये अवसर कहीं ना कहीं प्रयोगशाला प्रविधि के अंतर्गत बच्चों को दिया जाता है। ठीक है, जहाँ पर वो समस्या का समाधान करे। ठीक है, ये तो हो गया आपका गुण, समझ में आया। अच्छा, एक चीज और समझ जाइए गुण मोटे मोटे तौर पे, कि जो बच्चे पुस्तक का ज्ञान सीखे रहते हैं उसको व्यवहारिक रूप से प्रदर्शित भी करते हैं, या व्यवहारिक रूप में उनका प्रयोग करते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रयोग करना भी यहाँ पर सीखते हैं। ठीक है, यदि बात सबको समझ में आया, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रयोगात्मक प्रविधि के दोष क्या हैं।
दोष क्या क्या देखने को मिलती है। तो पहला दोष देखने को मिलता है कि यह विधि में समय अधिक नष्ट होता है। क्या नष्ट होता है? समय बहुत ज़्यादा लगता है। अगर क्लासरूम में ला करके कोई भी चीज़ प्रयोग करके दिखाई जा रही है, बताई जा रही है बच्चों को प्रयोग करके, तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा। जैसे कोई भी वस्तु अगर मैं लाऊं और इसे डेस्क पे रख करके प्रयोग करके मैं दिखा रहा हूं, तो लाने में, प्रयोग करने में, दिखाने में, बताने में बहुत ज़्यादा समय जाएगा। ठीक है, तो पहले तो समय ज़्यादा लगेगा, जैसे ये दिया है, अधिक समय नष्ट होगा। दूसरी चीज़ कि धन भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। अब वो सामग्री हमको लाना पड़ेगा ना, ला करके तो मार्केट से ही उपलब्ध हो सकता है या फिर उसका निर्माण करे, बनाए, तो कहीं ना कहीं धन भी खर्च होगा, महंगा भी पड़ता है। तीसरा जो दोष देखने को मिलता है कि हर एक विद्यालय में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सामग्री जो होते हैं, वो काफ़ी महंगे मिलते हैं और हर एक विद्यालय के बस की बात नहीं है कि वो विद्यालय में उपलब्ध करा सके, तो इसलिए भी इसका प्रयोग नहीं हो सकता है। ठीक है, यह विधि में शिक्षण करना प्रत्येक विद्यालय के लिए संभव नहीं है, क्योंकि इस विधि से उपकरण खरीदना क्या होता है? महंगा होता है। ठीक, आपको बताई दी है। छोटी कक्षाओं में बालक स्वयं परीक्षण की अपेक्षा प्रदर्शन से अधिक सीखते हैं। बच्चे ना यहाँ पे प्रयोग छोटी कक्षाओं में देखेंगे तो प्रयोग से बहुत कम सीख पाते हैं, वो प्रदर्शन से ज़्यादा सीखते हैं। जहाँ पर उनको प्रदर्शन किया जाए, प्रदर्शनी लगाया जाए, दिखाया जाए, वो ज़्यादा सीखते हैं। तो अतः यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयुक्त नहीं मानी जाती है। ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर छोटी कक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होता है। और एक और अगर दोष की बात किया जाए तो प्रयोगात्मक प्रविधि जो देखेंगे ना, तो जो मंद किस्म के बालक होते हैं, जो स्लो लर्नर होते हैं, जिनकी अधिगम अशक्तता है, अगर ऐसे बालक को देखेंगे ना तो उन बालकों के लिए ये प्रयोगात्मक प्रविधि उतनी प्रभावशाली नहीं मानी जाती है, या कह सकते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होता है। ठीक है, एक और बालक होते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि अपराधी किस्म के बालक या समस्यात्मक बालक। ऐसे बालकों के लिए भी बड़ा खतरनाक ही हो जाता है, जा करके वो वहाँ पे तोड़ेंगे फोड़ेंगे, यही सब करते हैं। ठीक है, तो ये भी दोष पाया जाता है। एक दोष और अगर देखेंगे आप तो देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो दोष मिल जाता है कि जब हम प्रयोग प्रविधि का प्रयोग करते हैं, तो अगर पहले लैब की बात कर लेते हैं, लैब में आप देखें ना, देखेंगे तो हर एक बच्चों के पास जा कर के उनकी समस्याओं, उनकी कठिनाइयों का समाधान करना शिक्षक के बस का नहीं हो पाता है, तो ये भी दोष पाया जाता है। कक्षा में भी अगर इसका प्रयोग किया जा रहा है, मान लीजिए कोई कक्षा में ही प्रयोग करके बच्चों को सिखाया जा रहा है, तो हर एक बच्चों को बुला करके आप प्रयोग नहीं करा सकते हैं, ये भी कहीं ना कहीं कठिनाई होती है। आप एक दो बच्चों से बुला करके कर करके, या जो एक लिखे थे ना करके सीखना, ये है, तो हर एक बच्चों से आप नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कठिनाई होता है, जो कि दोष है। मान लीजिए मैं विकेंद्रीकरण पढ़ा रहा हूँ, तो अगर ला करके मैं कहूँ कि कोई वस्तु है इसी टेबल पे, किसके सहारे टिका हुआ है, या मैं कुछ छड़ियाँ दे दूँ और कहूँ कि आप इसके सहारे टिकाइए, या फिर मैं कहूँ कि एक माचिस का डिब्बी लेकर आऊँ जिसमें तमाम प्रकार की तीलियाँ हैं, और मैं कहूँ कि एक तीली पे आपको बहुत सारी तीलियों को उठाना है, तो सभी बच्चों को ये दे करके या प्रयोग करके सिखाना थोड़ा सा कठिन होगा। या तो सभी के लिए एक एक माचिस की तीली लाएं और कहें कि मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से आप लोग भी अपने डेस्क पे उठाएं, तो ये थोड़ा सा कठिन कह सकते हैं कि समस्याएं देखने को मिलती हैं, जो कि दोष हैं, दोष देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण दोष है। और सबसे बड़ा जो दोष है ना प्यारे बच्चों, जो ऊपर लिखा हुआ है, छोटी कक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होता है। बड़ी कक्षाओं के लिए आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उपयोगी सिद्ध होता है, लेकिन छोटी कक्षाओं के लिए प्रदर्शन जो प्रविधि है वो ज़्यादा उपयोगी होती है, प्रयोग प्रविधि छोटी कक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होती है। तो ये था आपका प्रयोगशाला प्रविधि। ठीक है,
तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा प्रयोगशाला प्रविधि या फिर प्रयोगात्मक प्रविधि। तो जहाँ लेबोरेटरी की बात किया जाए या एक्सपेरिमेंटल की बात किया जाए, दोनों एक ही है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, दोनों एक ही शब्द है या एक ही चीज़ है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपके प्रश्न बनते हैं, इसको ध्यानपूर्वक आप लोग नोट्स बना लीजिए और पढ़ लीजिएगा, जहाँ पर नहीं समझ में आएगा आप लोग पूछ लीजिएगा। तो इतना ही है प्यारे बच्चों, आप लोग नोट कर लीजिए इसको।